सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर को सॉल्व करेंगे। उनमें फर्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज, जो आप में से अक्सर बच्चों का कॉलेज है। तो गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज के सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के 17 MCQs, क्योंकि 17 MCQs आते हैं, जो हम यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। जो आपको आते होंगे आप आंसर बता देंगे, जो नहीं आती होंगे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, समझा भी दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक दिख तो रहा है ना सबको क्या लिखा हुआ? थोड़ा फ्रंट आ जाओगे तो शायद दिख जाए। द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग इज डैश। बोलो फ्लोरीन। वेल डन। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आया हुआ है कॉलेज के, पहला वाला तो सबसे अच्छा, और ये एनईडी में भी आता है। फ्लोरीन आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड है दिस ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट। बेहतरीन, वेल डन। एल्यूमिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, एल्यूमिनियम हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, चूंकि 3A ग्रुप से बिलोंग करता है। थर्ड एमसीक्यूज, दिस ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म्स पेरोक्साइड व्हेन बर्न्स इन एयर। कौन बनेगा पेरोक्साइड? सोडियम पेरोक्साइड बनेगा, बिल्कुल। लिथियम कौन सा ऑक्साइड बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड। बेरिलियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। बेरियम बनाता है, बेरिलियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बेरियम पेरोक्साइड बनाता है। सोडियम कौन सा ऑक्साइड बनाता है? पेरोक्साइड। और मैग्नीशियम कौन सा ऑक्साइड बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड, NgO। तो क्या आंसर हो गया इसका? सोडियम। जब सोडियम एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 की फॉर्मेशन करेगा। मतलब रिएक्शन इस तरह से होगा ना कि Na प्लस O2 ये क्या हो जाएगा? Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड। ये NaO भी लिख सकते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज देखें। ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंजेस इनटू येलो बाय एडिंग डैश। देखो मैं बता देता हूँ, शायद मुश्किल लग रहा है आपको। देखो एक हमारे पास आता है क्रोमेट आइन, Cr2 इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेट आइन, और एक होता है डाइक्रोमेट आइन Cr2O7-2, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट। अब क्रोमेट आइन जो होता है इसका कलर कैसा होता है बच्चों? येलो होता है। और डाइक्रोमेट का कलर हमारे पास ऑरेंज या ऑरेंज रेड कलर का होता है ये। तो अगर क्रोमेट आइन में, दिस इज क्रोमेट, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्रोमेट आइन कहलाता है। पोटेशियम क्रोमेट में यही होता है ना, K2CrO4 में। और ये हमारे पास कौन सा कहलाता है? दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट आइन। पोटेशियम डाइक्रोमेट में यही आइन होता है, K2Cr2O7। तो जब हम क्रोमेट आइन में, आपको पता है जब हम H+ ऐड करते हैं, एसिड ऐड करते हैं, तो क्या होता है? ये डाइक्रोमेट आइन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर डाइक्रोमेट आइन में बेस ऐड करोगे तो क्या होगा? वो क्रोमेट आइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही होता है, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑरेंज कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट का येलो पे कन्वर्ट कब होगा? जब हम क्या ऐड करेंगे? बेस ऐड करेंगे। तो बेस कौन सा है चारों में से बताओ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया आंसर इसका कैसा है? किसी ने पिलीनियम दिया दिल्ली कॉलेज का आप में से? पिलीनियम दिया था तुम लोगों ने? नहीं दिया। पांचवा, अल्कली मेटल्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स डैश। ये बता सकते हैं? वीक बेस, बेसिक ऑक्साइड, अल्कली, एसिड। क्या कह रहे हो? अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1A के एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसा ही है। 1A ग्रुप के एलिमेंट्स अल्कली मेटल, जब उनको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, देखो करके देख लेते हैं, पता नहीं क्या आंसर होगा, करके देख लेते हैं। डिसॉल्व मतलब ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल करके, इक्वेशन करके देख लेते हैं। तो अल्कली मेटल में सबसे बच्चों वाला मेटल होता है सोडियम, सबसे आसान। सोडियम को डाला किसमें? पानी में। पानी को हमेशा कैसे ब्रेक करते हैं? HOH में ब्रेक करते हैं। ये प्लस, ये माइनस, हमेशा प्लस माइनस से जुड़ता है, क्या बनता है? NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो NaOH क्या है इन चारों में से? बेसिक ऑक्साइड तो अलग चीज़ होती है। बेसिक ऑक्साइड तो ऑक्सीजन कंपाउंड होता है, ऑक्साइड होता है। अभी भी नहीं, इतना कुछ बता दिया तो अल्कली होगा ये। अल्कली किसे कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस को। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उन्हीं को अरबी ज़बान में कहते हैं अल्कली, अरबिक लैंग्वेज में कहते हैं अल्कली, तभी तो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं ये। अल्कली कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बेस को। नहीं सुना अल्कली, अल्कलाइन? बहुत सुना होगा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो यार, NED का टेस्ट दोगे, क्यों नहीं पढ़ा होगा? ओके। छठा, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर है? क्या? पॉलीविनाइल एसीटेट, बिल्कुल सही। इसका सिंपल लॉजिक ये होता है, पॉली नाम में आ गया ना, पॉली जब नाम में आ गया तो फिर वो हमारा एडिशन पॉलीमर है। पॉलीइथीन, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड,
जब पॉली आ जाता है नाम में तो फिर वो हमारा एडिशन पॉलीमर होता है। पॉली नहीं आ रहा नाम में, बेकलाइट, नायलॉन, प्रोटीन, ये सब कौन सा है? कंडेंसेशन पॉलीमर। सिंपल ट्रिक है इसको पहचानने की। सातवां, द पर्पस यूज टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं? रिफॉर्मिंग करके। बिल्कुल सही जवाब, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करते हैं ना। आठवां, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, मस्त आएगा ये आपके पेपर में। लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ, हर कॉलेज में कराची के वाला एमसीक्यू। ये सी ऑप्शन है, जिंक क्लोराइड एंड HCl। ये हर कॉलेज में आया है, एक भी कॉलेज नहीं देख सकोगे इसमें नहीं आया होगी। ठीक है, ये मस्त आएगा ये एमसीक्यूज आपका। ठीक है, तो लुकास रिएजेंट दो चीज़ों का मिक्सचर है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है लुकास रिएजेंट पता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, क्लियर है सारे एमसीक्यूज? तो मसला इजी है, कॉन्सेप्ट बना सकते हैं इसके जरिए हम। सेकेंड ईयर के भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ये सारे अच्छे टॉप कॉलेजेस उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कैटालिटिकली कन्वर्ट इनटू अल्केन बाय प्रोसेस नोन एज डैश। ये बता सकते हैं, ये चैप्टर 8 का एमसीक्यूज आया हुआ है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। ए होगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखो एल्डिहाइड और कीटोन को एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हमारे पास होते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन को जब अल्केन में कन्वर्ट करना होता है, अल्केन में कन्वर्ट करना होता है तो दो तरीके होते हैं, दो रिडक्शन मेथड होते हैं। एक कहलाता है क्लेमेंसन रिडक्शन और एक क्या कहलाता है? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। दो होते हैं, क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर। वुल्फ किश्नर में हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होता है, वुल्फ किश्नर में हाइड्राजीन N2H4 के साथ रिएक्शन होता है। जबकि क्लेमेंसन में क्या होता है? जिंक मरकरी का जो एमलगम होता है वो कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। याद आ रहे को ZnHg। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन को कैटालिटिकली हम कन्वर्ट करें अल्केन में? तो क्लेमेंसन रिडक्शन में कर रहे हैं। सही जवाब दिया आप लोगों ने, वेल डन। ठीक है, 10th एमसीक्यूज, द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर ओजोन इज प्रेजेंट। चैप्टर 12 है ये, स्ट्रेटोस्फेयर। बिल्कुल, देखो एमसीक्यूज के लिए करना है ये चैप्टर हमें पता है, हम सेकेंड ईयर में ये चैप्टर एमसीक्यूज के लिए करें, चैप्टर 12, 13, तो लास्ट में उसके एमसीक्यूज याद रखना है। स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन लेयर होता है हमारा। ठीक है, साइनो एक्रिलेट इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ व्हाट? ये चैप्टर 11 से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। साइनो एक्रिलेट एडेसिव का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। एडेसिव में मतलब चीज़ों को जो चिपकाया जाता है, तो सुपर ग्लू इसका आंसर है ना। सुपर ग्लू जो एल्फी वगैरह होती है ना, एल्फी, तो उसका जो है वो उसका जो केमिकल नेम होता है वो साइनो एक्रिलेट होता है। सुपर ग्लू मतलब जिम्सा, एल्फी देखा होगा आपने, GM ऐसे लिखा होता है ना, एल्फी चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं, एडेसिव है। तो बस एमसीक्यूज देख लें, ये चैप्टर 11 से है, मैं चैप्टर मेंशन भी कर दे रहा हूँ। नंबर 12 है, द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट इज डैश। जिंक की, अच्छा बेंजीन की ओजोनोलाइसिस की है हमने? नहीं की है। बेंजीन की है ओजोनोलाइसिस? नहीं की है ना। ये ओल्ड बुक का क्वेश्चन है, क्योंकि जिंक की हमने ओजोनोलाइसिस नहीं की है। पक्की बात है, सबको याद है? नहीं की है। अगर मैं इसका डायरेक्टली आंसर आपको बता दूं, डायरेक्टली वैसे आएगा, आ नहीं सकता, ये ओल्ड बुक का एक भी सवाल नहीं आ सकता, तो उसका डायरेक्ट आंसर हमारा ग्लायोक्सल होता है, लेकिन हम उसको इथीन से बना रहे होते हैं, इथाइन से, सॉरी। ये नहीं आएगा, क्रॉस लगा दिए मैंने, ओल्ड बुक का है। ठीक है, NET में तो आ सकता था, लेकिन सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आ सकता ये। ठीक है, जो ओल्ड बुक का है, चूँकि पेपर बनाने वाले भी समटाइम ना ओल्ड बुक के सवाल डाल दे रहे हैं MCQs। ठीक है, नंबर 13 है। मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल है कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं बता सकता, मैं अभी पूरा रिएक्शन करके दिखा दूंगा इसका। ओल्ड बुक का है, आपके लिए सर में दर्द है ये, तो बेहतर है जो आएगा वो याद करो। ठीक है, 13, ओनली वन ऑफ द कंपाउंड्स गिवन बिलो ओबेस मार्कोनिकोव रूल ऑन रिएक्शन विद HCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी आएगा ये। ऑप्शन डी, यहाँ डबल बॉन्ड है, नहीं हो ही नहीं सकता, सिमेट्रिकल है। यस, ऑप्शन है, चूंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, असिमेट्रिकल। मार्कोनिकोव रूल हमेशा असिमेट्रिकल अल्कीन्स और अल्काइन में लगता है। डी तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में कहाँ लगेगा? 14th, इथाइलिन। इथाइलिन किसे कहते हैं बेटा? C2H4 को कहते हैं इथीन। इज प्रोड्यूस फ्रॉम अल्कोहल बाय डैश।
अल्कोहल के जरिए अल्कीन कैसे बनाया जा सकता है? बड़ा आसान है, इथेनॉल से बनाया इथीन, इथाइल अल्कोहल से इथीन कैसे बनाते हैं? वाटर निकाल के, तो मतलब उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो लिखा हुआ है यहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं लिखा हुआ है तो एलिमिनेशन कह देते हैं, जो कि एलिमिनेशन वाटर की ओर होती है। डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मतलब डिहाइड्रेशन, ये तो एनईडी में भी आता है। हाँ, कंडेंसेशन तो असल में पोलिमराइजेशन का तरीका है। कंडेंसेशन में भी वाटर रिमूव हो रहा होता है, कंडेंसेशन में वाटर रिमूव हो, लेकिन वो साथ में पोलिमराइजेशन भी हो रही होती है, तो यहाँ ये तो नहीं होती। 15 इथाइल ब्रोमाइड व्हेन हीटेड विद सिल्वर, ये ऑक्साइड, ये भी नहीं होगा आपका। क्या आपने ऐसे में बता और पूछ लेता हूँ आपसे, कंफर्म कर लेता हूँ, क्या C2HBr का रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड से किया हम लोगों ने? कभी नहीं किया ना, पक्की बात है। ओल्ड बुक करिए दोबारा से, दूसरा सवाल ओल्ड बुक का दे दिया। गलत है, नहीं देना चाहिए, ये बच्चों को डराने वाली बात है। नई बुक सही से आती नहीं, ओल्ड बुक का कहाँ से देंगे जवाब? ठीक है, तो ये 2 सवाल ओल्ड बुक के आए हुए हैं दिल्ली कॉलेज के पेपर में, और ये डन आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। ये चैप्टर 6 को हमने अच्छे से पढ़ा, अल्काइल हैलाइड एनामाइन, कोई ऐसा तरीका नहीं है। पुरानी बुक में था ये मेथड, सही है। 16 ये चैप्टर 13 से, इसको सिर्फ MCQs के लिए करेंगे आप, जो मैंने टारगेट पेपर बनाया उसके लिहाज से। स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट शोज द रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ इज डैश। पढ़ा है किसी ने? किसी को पता है इसका आंसर? देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी, चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये पूरा चैप्टर 13 का ना यही नाम है आपका, स्पेक्ट्रोस्कोपी। पूरे चैप्टर 13 का मेन नाम ही यही है। अब इसके अंदर अलग अलग तरीके लिखे हैं। इसके अंदर UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा हुआ है, इसके अंदर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा हुआ है, इसके अंदर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा हुआ है, अलग अलग तरह के। अगर आपने लेक्चर देखे हैं तो इसमें UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना, उसका ये याद रखना है कि ये अनसैचुरेशन के बारे में बताता है, बॉन्ड के अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब कि पाई बॉन्ड है कि नहीं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। जब अल्ट्रावायलेट लाइट या विजिबल लाइट जब पड़ती है किसी सब्सटेंस पर, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड होते हैं तो उसके बाद फिर वो एनर्जी को एमिट करते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। भाई ये सिंपल सा है, तो बहुत लंबी कहानी, पूरा घंटे भर का लेक्चर मैंने दिया हुआ है। ये मैंने इमाम कॉलोनी में तो नहीं पढ़ाया, लेकिन अहमद चौक कैंपस में पढ़ाया है बहुत डिटेल में। तो वो इतना, चूँकि वो वहाँ कोर्स आगे चल रहा था तो मैंने वहाँ डिटेल में पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको फिर MCQs के लिए बस बोला था आप कर लें, और MCQs ही निकलेगा इससे। अच्छा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का याद रखना है क्या, कि इससे हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं? जो MCQs में आएगा फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है। IR मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है। NMR को छोड़ दो, ये नहीं पूछा जाएगा। तो अब IR के अंदर क्या होता है? इंफ्रारेड क्या करते हैं हम लोग? एब्जॉर्ब करवाते हैं। इंफ्रारेड लाइट जो है ना, वो एब्जॉर्ब कराई जाती है, वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद फिर वो एमिट भी कर रहा होता है लाइट को। तो वो एब्जॉर्बेंस हम देखते हैं ना, कितना एब्जॉर्ब करे, परसेंटेज एब्जॉर्बेंस के लिहाज से क्या करते हैं हम लोग? वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट शोज द रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ। तो एब्जॉर्बेंस की बात जहाँ आ जाएगी ना आपके MCQs में, आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाना है, IR लगाना है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका? ए। इतना याद रखना, MCQs निकल जाएगा आपका, ठीक है। पूरा पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, अब टाइम नहीं है, अब लेक्चर देखने का टाइम नहीं है मेरे आपके। अब बस फाइनल टच दो तैयारी को, सेकेंडरी की, NED की, सब चीज़ की। पूरा पूरा लेक्चर देखने का टाइम पहले था, जिस वक्त बच्चे देखते ही नहीं है। ओके, 17th टेरिलीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। ये भी ओल्ड बुक है। टेरिलीन सुना है? कभी नहीं सुना है, रहमत चौक कैंपस वालों को नहीं सुना, उन्होंने तो पूरा पढ़ा है। ये भी ओल्ड बुक का सवाल है। टेरिलीन जो होता है वो हमारा पॉलिएस्टर होता है। तो 3 सवाल आए हुए ओल्ड बुक से, नहीं आंसर नहीं बता रहा मैं उसका, ठीक है, क्लियर है? मतलब ये पूरे बुक में आपको इस नाम से कुछ नहीं मिलेगा, टेरिलीन के नाम से, ठीक है, क्लियर है? 17 से MCQs क्लियर हो गए सारे। बाकी जो पढ़े हुए थे वो आपने आंसर दे भी दिया है, और जो नहीं पढ़ा हुआ तो उसका आंसर आप नहीं दे पा रहे, चूँकि आपको पता ही नहीं है। मतलब आपकी तैयारी सही है, और जो ओल्ड बुक का सवाल है उसको तो ऐसे भी आंसर नहीं देना है आपको। मतलब आपके न्यूटन थोड़ी ना आप, कि आपको ओल्ड बुक नई बुक सब आता होगा। ओल्ड बुक हमें उतना आता है जितना NED के 5 पेपर में, बस उससे ज़्यादा ओल्ड बुक नहीं आता है। बायर्स मेथड क्या होता है, हॉल मेथड क्या होता है, सबटेक्स्ट मेथड क्या होता है, अगरचे ये भी ओल्ड बुक है, बट वो इसलिए आता है क्योंकि वो NED में आता है, वरना हमें वो भी नहीं आता हो। अच्छा, ये फिर प्रैक्टिकल सेंटर का भी है, परसों तरसों एक प्रैक्टिस पेपर जो एंड में वो इंपॉर्टेंट पेपर देते हैं ना अपने बच्चों को, तो वो प्रैक्टिस पेपर एक तो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, वो अलग है, और ये प्रैक्टिस पेपर के अलावा जो एंड में वो स्टूडेंट्स को देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह उसके अंदर देते हैं, तो वो सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है भाई, देखते हैं डिफरेंट जितने कॉलेजेस के हो सके उतने सॉल्व कर लेंगे। फिर आप फर्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। आप पहले मैं सवाल पढ़ लूँगा फिर आंसर देना आप लोग, बहुत आसान है। कैप्रोइक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन, कैप्रोइक एसिड या हेक्सानोइक एसिड असल में नेचुरली कहाँ पाया जाता है? देखो एलिमिनेशन मेथड से चल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से आंसर आ जाएगा। विनेगर में क्या पाया जाता है? विनेगर तो नहीं होगा। बटर में क्या पाया जाता है? एंट में क्या पाया जाता है? तो क्या आंसर होना चाहिए? ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है, क्योंकि वो तीन तो है नहीं, तो कम से कम यही है, बुक में लिखा हुआ है ये, ठीक है। सेकंड, द फॉलोइंग मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड वुंड हीलिंग, ये चैप्टर 10 से मिनरल्स का जो टॉपिक है ना, जो मैंने बोला था एमसीक्यूज के लिए तैयार रखें। यस बिल्कुल सही, वेल डन। जिंक, जिंक जो है वुंड हीलिंग में और नॉर्मल ग्रोथ में मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तीसरा, टोटल नंबर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स आर 22 अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं, बिल्कुल सही, जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं। नायलॉन 6,6 ये है हमारा चैप्टर 11, इज द रिएक्शन ऑफ हेक्सामिथाइलेन डाइअमाइन विद एडिपिक एसिड, बिल्कुल सही। क्लियर है? ये चारों एमसीक्यूज आता है सबको, कोई एक्सप्लेन तो नहीं करूँ किसी को, ठीक है। अच्छा, अच्छी खासी तैयारी है, मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि केमिस्ट्री सेकेंडरी की भी तैयारी है, सही है, तो इतनी बुरी नहीं है। कॉन्फिडेंस ये भी रखे ज़रा, क्योंकि एनईडी के चक्कर में हम भूल गए ना सेकेंड ईयर में, याद ही नहीं था कि ये भी करना होता है। पांचवा, द फॉलोइंग एलिमेंट हैज नो कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम। अच्छा बेटा, फ्लेम टेस्ट का लाजमी एक एमसीक्यूज आएगा, ये आपको भी पता है, हर कॉलेज में आ रहा है। और फ्लेम टेस्ट मैंने आपको लिखाए हुए, ये ना फ्लेम टेस्ट, ये आपके बुक में बना हुआ है कि उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके अलग अलग फ्लेम्स हैं, देखा है आपने ये लिस्ट? तो ये किसी का भी आ सकता है ये फ्लेम टेस्ट। तो यहाँ पर देखो बेरिलियम को देखो तो क्या लिखा हुआ है? नो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर। जो बेरिलियम होता है उसका कोई मखसूस फ्लेम कलर नहीं होता है, बेरिलियम मतलब BE का। अब वापस जाते हैं, बताओ क्या आंसर होगा? बेरिलियम होगा। ये बुक का ही एमसीक्यूज है, बुक्स आउट नहीं है, मैंने बुक दिखा दी आपको भी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल कर दिया उन्होंने, वरना अक्सर आते कि येलो किसका होता है, तो सोडियम का होता है, ये आता है ना अक्सर। छठा, जनरली पोटेशियम गिव्स डैश, ये तो पता ही है, कौन सा ऑक्साइड बनाता है? पोटेशियम कौन सा ऑक्साइड बनाता है? सही बोलो, जोर से बोलो। सुपर ऑक्साइड है यार, और क्या? K+O2 KO2, याद नहीं है? सुपर ऑक्साइड में वैलेंसी क्या होती है ऑक्सीजन की? ऑक्सीडेशन नंबर -½ होती है, सही। सातवां, दिस एलिमेंट डज नॉट शो मैग्नेटिज्म, बहुत आसान है, चैप्टर 2। डायमैग्नेटिक कौन है? और पता है क्यों है जिंक? जिंक क्यों है डायमैग्नेटिक? डी ट्रांजिशन नहीं होती है, फुलफिल डी ऑर्बिटल है, बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आठवां, द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये लाजमी आएगा सवाल एक, लेकिन जरूरी नहीं है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी न किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर लाजमी पूछेंगे आपसे सेकेंडरी के एमसीक्यूज में। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम, देखो अबे भाई तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो, जब मैं पूछूंगा तब बताना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, उनको समझाना है। तो प्लैटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज़ होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज़ होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर से मुराद के सेंट्रल मेटल एटम जो यहाँ पर प्लैटिनम है वो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लिगेंड से, यही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब ये कौन सा लिगेंड है बताओ, नाम पहले बताओ इसका। इथाइलाइन डाइअमाइन, जिसको EN भी लिखते हैं ना शॉर्ट में हम लोग। कौन सा डेंटिसिटी कितनी है इसकी? बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 2 है डेंटिसिटी, 2 लोन पेयर देख सकता है एक, और टोटल 3 से अटैच है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया? तो ये Cl को क्यों नहीं लिया फिर हमने? Cl भी तो मोनोडेंटेट है। हाँ, लिगेंड नहीं है। कैसे पता लिगेंड नहीं है ये? क्योंकि लार्ज ब्रैकेट से बाहर है, एनाइन बना हुआ है, तो हमेशा लिगेंड्स को रखा जाता है। गुड, वेल डन। ये अक्सर बच्चे गलत करते हैं कोऑर्डिनेशन, वो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का अलग तरीका है निकालने का। 9th, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल। एंथ्रासाइड, बिल्कुल जो लास्ट स्टेज है। और यही सवाल अगर आता कि बताओ लीस्ट किस में? पीट में हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द कोल है। क्लियर है? ये चैप्टर 3 है ना आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 10, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब RC≡N, इसकी रिडक्शन से क्या मिलता है हमें? प्राइमरी अमाइन मिलता है। ये हमारा चैप्टर 6 का रिएक्शन है, अमाइन के प्रोडक्शन का रिएक्शन नहीं कर रहा मैं, बस आंसर याद रखें। 11th,
ये क्या है? ये भी आएगा लाजमी, आइसोमेरिज्म के एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा, बता दे रहा हूँ मैं आपको। C3H6O कुड बी द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग पेयर। बहुत आसान है, 1 मिनट लगेगा लेकिन सोचने में। बता कौन सी जोड़ी का फॉर्मूला C3H6O होगा, मतलब कौन दोनों आप आइसोमर से आपस में। बस अब ये सिर्फ यही देख लेना है कि अच्छा तो नहीं, C3H6 कुड बी द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग पेयर हो सकता है। 3 कार्बन वहाँ लगा लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं लगाने में क्या। एक मिनट, जैसे अगर मैं डायरेक्टली इसको बना दूं ना, अगर मैं डायरेक्ट बना दूं तो ये देखो, क्या ये C3H6O है, कीटोन है ये। एक और देखो जरा, क्या ये C3H6O है, तो उसका मतलब कि तो क्या आंसर होगा इसका, बी होगा। एल्डिहाइड तो करके लिख कर सकते हैं उसको, इतना मुश्किल नहीं है। वैसे भी C3H6O जो आ रहा है ना, चूंकि ये जनरल फॉर्मूला होता ही है किसका भाई, एल्डिहाइड और कीटोन का, क्या निकल जाएगा CnH2nO। ये आ रहा है ना, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आता है एल्डिहाइड और कीटोन का, तो ऐसे जनरल फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, लेकिन ये लाजमी आएगा। आइसोमेरिज्म का सवाल किसी भी तरह से आ सकता है। 11 तक समझ में आ गया सबको? तो ये 11th एमसीक्यू थोड़ा नया था हमारे लिए ना, थोड़ा सा घुमा दिया इसको। 12 देखो, मार्कोनिकोव रूल इज अप्लाइड ऑन द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। दोबारा से मार्कोनिकोव आया, अब दोबारा डोंट नो आसिमेट्रिकल, डोंट नो आसिमेट्रिकल, 2 ब्यूटेन आसिमेट्रिकल है। अच्छा सही कह रहे हो मुबशिर, क्या है बोलो आंसर, प्रोपीन होगा ना आसिमेट्रिकल, ये रहा सिमेट्री, आसिमेट्रिक वो तो सिमेट्रिकल हो गया 2 ब्यूटीन। नहीं समझ पाई बात? 1 2 3 4 डबल बॉन्ड यहाँ 2 ब्यूटीन। ओके 13 द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन इज। प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो इस तरह से होगा ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ रेडिकल और एक लोन पेयर, यही होगा। वैसे तो हाँ, वैसे तो अगर हम लोन पेयर को हटा दें तो ये हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल है। लोन पेयर को काउंट कर ले तो टेट्राहेड्रल पर भी कह सकते हैं। बताओ क्या आंसर होगा, बताओ। प्लेनर ट्राइगोनल तो नहीं है ये, ए तो नहीं है, एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है, ए तो नहीं है, लीनियर भी नहीं है। अब फंसेंगे बच्चे सी और डी में। देखो टेट्राहेड्रल पिरामिडल, रेगुलर पिरामिडल, ये क्या चीज़ है? डी क्यों नहीं है? रेगुलर पिरामिडल क्या चीज़ होती है फिर? तो रेगुलर पिरामिडल क्या चीज़ होती है फिर? नहीं, पिरामिडल तो पिरामिड जैसा ही हुआ ना। अब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, 2 ऑप्शन है ना उसके अंदर, क्या होगा, सी या डी? देखते हैं, दिमाग लगाओ। सी तो रेगुलर क्यों नहीं? रेगुलर पिरामिडल, कोप्लेनर तो प्लेनर हो गया ना वो, तो फिर पिरामिडल कहाँ से हुआ? ट्राइगोनल हो गया वो। क्या होगा सर इसका? मतलब लोन पेयर तो काउंट तीन सिंपल सी बात है ना, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। अब 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो हमें सबको पता ही है कि सर ये पिरामिडल होता है, और हम लोग इसको ट्राइगोनल पिरामिडल लिख रहे होते हैं, ऐसे ही है ना, फर्स्ट ईयर से हम ये लिखते हुए आ रहे हैं इसको। तो यहाँ तो ऑप्शन ही अलग है। क्या हो सकता है आंसर इसका? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, असल में इसका आंसर यहाँ पर ना मुझे लगता है यहाँ पर कुछ चेंजिंग है, इधर पर इसको काट के हम लोग वो ट्राइगोनल कर लेना चाहिए, तो फिर ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
तो ये कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, रेगुलर पिरामिडल कोई शेप ही नहीं है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ठीक है। तो वरना ये आंसर नहीं आ रहा है, इसके अंदर कंफ्यूजन है। 14 देखते हैं, द मिक्सचर ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन वाटर इज यूज्ड एज डैश। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल याद है क्या? एंटी फ्रीज। टिंचर। एंटी फ्रीज ये कहाँ होता है? एंटी फ्रीज तो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, एंटी फ्रीज नहीं है, वो इथाइलिन ग्लाइकोल है। बेवरेज तो है ही नहीं, पीने के लिए तो इथाइल अल्कोहल होता है। अब एंटीसेप्टिक बच गया और टिंचर बच गया। टिंचर अलग चीज होती है। देखो सुनो, मैंने बताया था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का एक और नाम होता है, इसको हम लोग रबिंग अल्कोहल कहते हैं। रबिंग अल्कोहल सैनिटाइजर में यूज करते हैं उसको। सैनिटाइजर जब बनाते हैं ना, हैंड सैनिटाइजर, उसमें डालते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्यों डालते हैं? क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है। ये ऑप्शन, सैनिटाइजर कोरोना में यूज किया था ना 2020-21 में, उसमें डलता था ये। 15 फॉर्मेलिन इज द एक्वस मिक्सचर ऑफ। फॉर्मेलिन पढ़ा है? फॉर्मेल्डिहाइड का मिक्सचर होता है ना ये हमारा बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव होता है, मीन्स बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करता है। मेंढक वेंढक नहीं होता कटा पटा हुआ उसमें लैब में, तो उसको उसी में डुबा के रखते हैं। 16 द रेंज ऑफ थर्मोस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज डैश। अब अलग अलग देखो, हमारे जो अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड अलग अलग हमारे पास स्फीयर्स आती हैं। पहला स्फीयर हमारे पास कौन सा होता है? ट्रोपोस्फीयर। दूसरा क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर। तीसरा क्या होता है? मीजोस्फीयर। अगला क्या होता है? थर्मोस्फीयर। ये हमारे बुक में 4 स्फीयर लिखे हुए। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 का है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब ट्रोपोस्फीयर तो 0 से 11, ये जो हमारा है ट्रोपोस्फीयर का है। फिर 11 से 50 क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। फिर 50 से 85 क्या है? मीजोस्फीयर। 85 से 500 हमारा होता है थर्मोस्फीयर। फिर 500 से आगे जाते हैं एक्सोस्फीयर आता है। नेक्स्ट उसके बाद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन। ऑप्शन भी बताया था ना, फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं IR से, और UV से अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड चेक करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है चैप्टर 13 का। क्लियर है? समझ में आ गए सारे? तो इतना मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है। बस ये कि आखिरी जो चैप्टर्स उनको थोड़ा सा फोकस करो। ये चलो मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये ओल्ड बुक का आ गया न्यू का आ गया। फॉर्मलिन का नहीं पढ़ा नाम आप लोगों ने? पढ़ा है फॉर्मलिन? मैंने बताया फॉर्मलिन के बारे में, तो मैंने नहीं पढ़ा तो कहाँ से पढ़ लिया? ओके सही है। फिजिक्स में पढ़ा है? अच्छा यूजेस में पढ़ा। फॉर्मलिन क्या होता है बता देता। देखो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड तो गैस है। फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है, वाटर सॉल्युबल गैस है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है। जब पानी में डिजॉल्व जब हो जाता है ना, तो उसका जो हमारा 40% सॉल्यूशन एक बनता है, मतलब 40% फॉर्मेल्डिहाइड और 60% वाटर, उसको कहा जाता है फॉर्मलिन। अब फॉर्मलिन सॉल्यूशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ऑर्गेनिक टिश्यूज़ को ना ख़राब होने से बचाता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा बायोलॉजी के लैब्स में, बायो के लैब में, स्कूल में जब आप 9 में थे, स्कूल में आपने देखा होगा कि फ्रॉग्स वगैरह, डायसेक्टेड फ्रॉग वगैरह को एक ना जार के अंदर रखा होता है, उसके अंदर पानी जैसा कुछ भरा होता है। पानी नहीं होता असल में वो, चूँकि अगर पानी के अंदर भर देंगे तो जाहिर सी बात है वो तो हफ्ते महीने में ख़राब हो जाएगा, पूरा गल सड़ जाएगा, पानी में डिकम्पोजिशन हो जाती है। वो होता है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन सॉल्यूशन होता है। फॉर्मलिन क्या करता है? जो टिश्यूज़ होते हैं ना उनको कोरोड होने से, उनको ख़राब होने से बचाता है। तो ये एक तरह से फॉर्मेल्डिहाइड के यूजेस में आपने पढ़ा होगा फॉर्मलिन के बारे में, समझ गए? तो ये एक्वस सॉल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का 40%। फॉर्मलिन सॉल्यूशन कहते हैं। बायो में बड़ा इस्तेमाल है इसका, जूलॉजी के लैब में इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। क्लियर है? तो मसला और कोई मसला किसी MCQs में? अब ये कौन से? बहरिया कॉलेज कारसाज प्री बोर्ड, ये इसके भी पेपर लग रहे होते हैं। प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन प्राइवेट में सबसे टॉपर कॉलेज है कराची का ये बहरिया कारसाज, सुना होगा नाम आपने। तो इसके पेपर भी बोर्ड में लगते हैं। तो इसके MCQs भी सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? इसके अलावा देखो मैंने कॉलेजेस के तो बहुत सारे MCQ सॉल्व किए हैं।
कुछ मैंने अलग से भी डाला है अपलोड करके, आदम जी, डीजे, फॉरमैन, मतलब हर कॉलेज का कराची का सॉल्व किया हुआ है। ये बस कुछ बच गए तो मैं आपकी क्लास में सॉल्व करा दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ताकि आप घर पे लेक्चर ना देखना पड़े आपको पेपर से पहले, आप यहीं प्रैक्टिस कर लो। तो बस ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनके पेपर बचे हुए थे, जिनको मैंने टाइम निकाल के यहाँ पर सॉल्व करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी आदम जी, डीजे वगैरह सबके कॉलेज के पेपर मैंने सॉल्व किए हैं, फॉरमैन वगैरह सबके सॉल्व किए हैं। वो मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए करता हूँ ज़्यादातर, अक्सर मैं घर पे भी सॉल्व कर रहा होता हूँ, मैं अपने आप को चेक करने के लिए कि मुझे कितना आता है। कोई ऐसी नई चीज़ तो नहीं है जो मुझे नहीं आता और पेपर में डाला हुआ है। इससे मुझे क्या एप्टीट्यूड में फ़ायदा होता है कि सेकंड में आंसर मुझे पता लग जाता है। कोई नया सवाल बच्चा लाता है, विदिन सेकंड में आंसर पता होता है उसका आंसर ये। तो ये प्रैक्टिस करने से ही मैंने अपने आप को ऐसा बनाया। आप भी प्रैक्टिस करने से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप इज द टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन, एग्जैक्ट सवाल है ये, तो बुक का ही एमसीक्यूज है। फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, इसमें निशान ऑलरेडी लगा हुआ है, बट पता लगा क्या पता गलत भी हो सकता है, तो हम रीचेक करेंगे उसको। अभी नहीं बोला सेकंड में ये आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन अकर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इफ द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब, गलत लगा भाई। तो ये है ना, बच्चे लगा कर देते कभी कभार, सेंड करते गलत लगा कर देते, जैसे आप लोग गलत लगा के आते हो पेपर में, फिर सेंड करते सर चेक कीजिएगा सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये वो वाला ऐसा होता है। उसके बाद थर्ड, द पीएच ऑफ एसिड रेन इज, एसिड रेन का पीएच बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है चैप्टर 12 से। एसिड रेन तेजाबी बारिश का पीएच कितना होता है? देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, एसिड रेन मतलब एसिडिक होगा ना, कॉमन सेंस है। बिटवीन 7 to 8 तो हो ही नहीं सकता, ये तो बेसिक हो जाएगा। नहीं नहीं, एब्जॉर्बेंस वो अलग चीज है। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की जब बात आ जाएगी ना, तो उसमें हमारा यूवी आएगा, अल्ट्रावायलेट, वो इंफ्रारेड रेस की एब्जॉर्प्शन होती है, वो अलग चीज। बाकी एब्जॉर्ब तो सभी के अंदर हो रहा है, उसमें भी यूवी रेस एब्जॉर्ब भी हो रही है, तभी तो एक्साइटेशन हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, जब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की बात होती है ना, तो वो हमेशा यूवी विजिबल में होती है। यूवी विज मतलब अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा आप देखो, बिटवीन 6 to 7 स्लाइटली एसिडिक हो गया, इतना एसिडिक तो नॉर्मल रेन भी होता है 6 to 7। अबव 8 ये तो हाईली बेसिक हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिलो 5 से कम, तो ये अच्छा खासा एसिडिक होगा। चौथा है, द कैटलिस्ट यूज इन ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर इज अ मिक्सचर ऑफ, ये भी चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 है। कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है? प्लैटिनम और पैलेडियम, ठीक है। ये ऑप्शन क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी, कैटालिटिक कन्वर्टर वाला। जो गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है ताकि धुआं कम से कम किया जा सके कार का, तो उसके लिए इंजन के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स किया जाता है, जिसके अंदर प्लैटिनम और पैलेडियम, पीटी और पीडी, ये 2 मेटल्स होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गए चारों एमसीक्यू सबको? मेरा असर आ रहा है चलो अच्छी बात है, विद इन सेकंड आंसर दे रहा हूँ, ये तो मजे की बात है ना। तो ये अभी तो गया पीछे, ये एडिपिक एसिड। क्लियर है, अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, बहुत आसान, चैप्टर 10 क्या होगा? प्रोटीन, अमीनो एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमर। हाइब्रिडाइजेशन कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होती है? sp2, बहुत इजी एमसीक्यूज। द कंपोनेंट्स ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन, अब ये फंस जाओगे तुम लोग। देखो फेहलिंग सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और साथ में NaOH होता है, यही पढ़ा है ना, यही पढ़ा है। कॉपर हाइड्रोक्साइड ही पढ़ा है ना, ये कॉपर सल्फेट तो नहीं, कॉपर सल्फेट होता है, क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, तो सारी गलत है, कॉपर सल्फेट ही लिखा हुआ है सब में। कॉपर हाइड्रोक्साइड और NaOH का मिक्सचर होता है ना फेहलिंग, Cu2O में कन्वर्ट हो रहा होता है आगे जाकर। ये सारे गलत है भाई, एमसीक्यूज रॉन्ग है ना, रॉन्ग एमसीक्यूज है, ये सारे गलत है। नेक्स्ट, द क्लीवेज ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन द प्रेजेंस ऑफ पर आयोडिक एसिड गिव्स व्हाट? याद है क्लीवेज इथाइलिन ग्लाइकोल की? तो पर आयोडिक एसिड में क्या होता है कि बीच से मॉलिक्यूल टूटता था, क्या बनता था? 2 मॉलिक्यूल बनता था फॉर्मेल्डिहाइड का। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। पर आयोडिक एसिड क्या होता है? HiO4, याद आ रहा है कुछ? ये लास्ट रिएक्शन होता है इसका अल्कोहल का। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के रिएक्शन जब भी हम करते हैं HiO4 से, तो ये मॉलिक्यूल बीच से टूट जाता है,
और एक अलग हो जाता है और एक अलग हो जाता है हमारे पास। तो ये दो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आते हैं। ये न्यू बुक के एमसीक्यूज है, ठीक है, क्लियर है? तो मसला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? अल्कोहल्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू डैश। ये तो बच्चों वाला सवाल है, बोलो बोलो। हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर है? आसान तो देखो, आसान सबके लिए आसान है जो आसान है। 11 विच ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज यूज्ड एज नॉक इनहिबिटर? टेट्राइथाइल लेड, बिल्कुल सही। 7वां द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन इज डैश। इपॉक्सीडेशन, याद है रिएक्शन? इपॉक्सीडेशन जो साइक्लिक ईथर बनता था कि हम ईथर लेते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते थे, तो क्या होता था? इस तरह से कंपाउंड बनता था, याद आ रहा है कुछ? इथाइलिन इपॉक्साइड। और किसके प्रेजेंस में होता था रिएक्शन पता है? पैरासिटिक एसिड। पैरासिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। ये तो रिएक्शन है, रिएक्शन में फंसाना नहीं चाह रहा मैं आपको, ठीक है? ओके 13th इन द कॉमन सिस्टम, कॉमन नेम में, कॉमन सिस्टम में, रुक पढ़ ले तो दो, पढ़ ले तो पहले। कॉमन सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड विद 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन इज नेम्ड एज डैश। अब बताओ 6 कार्बन हो तो कौन सा? कैप्रोइक एसिड। वैलेरिक गलत लगा हुआ है। फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपायोनिक, ब्यूटायरिक, वैलेरिक, कैप्रोइक, ऐसी है ना? फॉर्म, एसिड, प्रोपायोन, ब्यूटाइल, वैलर, कैप्रो। तो 6 कार्बन है तो कैप्रोइक है, 5 होता तो वैलेरिक, 4 होता तो ब्यूटायरिक, 3 होता तो प्रोपायोनिक, सॉरी, ठीक है। 14th द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेन्स इन लिग्नाइट। लिग्नाइट में कितना होता है याद है? बट दूसरा होता है पीट, लिग्नाइट, $90 to 95। ए तो नहीं होगा, ये तो हमें पता है। 45 to 60, 60 to 70 ये तो बुक का है, ये बुक का एमसीक्यूज है बुक, देख लो। तो क्या आंसर होगा? आप क्या कह रहे हैं? 60 to 70 है, पक्का है? देख लो पूरे कराची का गलत हो जाएगा। पक्का है ना अशर? यस, ठीक है, ओके। चलो भाई ठीक है, घर पे खुद चेक कर लेने के बाद क्रॉस चेक कर लेने इसको। 15 मुझे नंबर से याद नहीं। हाँ सही कह रहा था, गुड, ओके। द जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या है? NS N-1D। अब ये 1 से 10 तक हो सकते हैं, ये 1 से 2 तक हो सकता है, कौन सा करेक्ट है बताओ? ABCD कौन सा होगा? B ना, B होगा ना। 1 to 1 2 भी हो सकता है और 1 से लेकर 10 तक हो सकता है। ये होता पढ़ा है ना हमने इसको तो। 16th विच टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई बिटवीन अल्कली मेटल एंड ग्रीन अर्थ मेटल? फ्लेम टेस्ट, बिल्कुल सही। फ्लेम टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों को। असाइलेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स व्हाट? असाइलेशन से क्या बनता है? डायरेक्ट है असाइलेशन, अल्काइलेशन नहीं। क्या बनता है? एसिटोफिनोन। यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिडी है, एसिटोफिनोन, ठीक है। समझ में आ गए सारे एमसीक्यूज इसके? बैरिया कॉलेज कारसास के मुश्किल तो नहीं थे, थोड़ा सा अच्छा है कि टफ बनाते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले, तो ये लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा अगर पढ़ा हुआ है ठीक से तो इजीली कर पाएंगे। तो मसला ये खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, स्टेडियम रोड, कराची। देखते हैं, ये भी अच्छा ही कॉलेज है। खातून पाकिस्तान टॉप के कॉलेजेस में आता है गर्ल्स में। लेकिन शायद थोड़ा सा पता नहीं, मिटा हुआ है। मैं पढ़ूंगा, रीड आउट करूंगा, मुझे तो दिख रहा है। आप मुझे आंसर बता देना, थोड़ा सा मिटा हुआ है। अब पेपर ही किसी ने मुझे ऐसा भेजा है इसका, और प्रोजेक्ट जब करते हैं तो और थोड़ा ब्लर हो जाता है, क्योंकि इतना सा तो पेपर पिक्चर्स लेकर बच्चे भेज रहे होते हैं। तो सही है, तो मैं पढ़ दूंगा, आप परेशान नहीं होना। और अब तो रिपीट होंगे अक्सर एमसीक्यूज। द अल्कली मेटल्स दैट गिव्स येलो कलर ड्यूरिंग अ फ्लेम टेस्ट? सोडियम। ड्रग्स दैट लोअर द बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीपायरेटिक, बिल्कुल सही।
पैरासीटामोल वगैरह जैसे फार्मेसी पढ़ा था ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन कौन सा स्फीयर, सब रिपीट हो रहा है। डैश इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वेव नंबर इन आयन स्पेक्ट्रम, ये नया है, यस बिल्कुल। सेंटीमीटर इनवर्स में एब्जॉर्बेंस को नाप रहे होते हैं, याद करना पड़ेगा। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एब्जॉर्बेंस को जो नाप रहे होते हैं वो सेंटीमीटर इनवर्स में नाप रहे होते हैं वेव नंबर को, ठीक है। तो ये नया एमसीक्यू से ये याद कर लीजिए चैप्टर 13 से, तुम लोगों को तो पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन डैश डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड पूछा, सिग्मा पाई बॉन्ड पूछा तो फंसते भी थोड़ा। डबल बॉन्ड कितना होता है बोलो, ये तो आसान सवाल है। एनईडी में पूछते बताओ सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, ये पूछ रहे होते इसमें। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन इज, लो बेटा दोबारा। लेकिन अब इसमें इन चारों में से अगर देखा जाए ना तो ये टेट्राहेड्रल पिरामिडल हो सकता है, फिर वहां पर भी हो सकता है, तो इसका मतलब है ये प्लेनर ट्रायगोनल तो हो नहीं सकता, 120 डिग्री वाला है, ये लीनियर हो नहीं सकता है, टेट्राहेड्रल हो नहीं सकता है। तो अगर हम लोन पेयर को भी काउंट कर ले तो टेट्राहेड्रल पिरामिडल ये हो सकता है, तो वहाँ पे भी सही कर लेना पीसी वाले प्रैक्टिस पेपर में, रेगुलर पिरामिडल की बजाय टेट्राहेड्रल पिरामिडल, ये सही ऑप्शन दिया हुआ, पीसी में गलत ऑप्शन दिया हुआ। नेक्स्ट, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, सबसे ज़्यादा +7, वेल डन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, डिश इज ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कौन सा होता है, बहुत मशहूर है, 3OH ग्रुप। 3OH ग्रुप किसमें होता है बोलो, रिसोर्सिनॉल, क्रिसोल, कैटिकॉल, पैरागोनॉल। रिसोर्सिनॉल कौन सा हाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक है रिसोर्सिनॉल, क्रिसोल मोनोहाइड्रिक है, OH के साथ क्या, कैटिकॉल कौन सा हाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक है, और पैरागोनॉल ट्राइहाइड्रिक है, बहुत मशहूर। ये बेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आएगा, लास्ट क्वेश्चन में लाजमी आएगा पैरागोनॉल का स्ट्रक्चर बनाने। ओके नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एस्टर प्रोड्यूसेस डैश। एस्टर के साथ करें रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्या बनता है, ईथर कीटोन, एस्टर के साथ, याद है लास्ट रिएक्शन जो था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, कीटोन बनता है ना, ये रिएक्शन है ये, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हाईएस्ट यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन एनर्जी रिक्वायर फॉर द ट्रांजिशन ऑफ, ये भी थोड़ा सा टफ है, ये जब डिटेल में पढ़ोगे ना जब आप इस चैप्टर को, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि अलग अलग बना करना कि किस में हाई और किस में लो हो रही हो, तो देख सकते हो डायग्राम वो तुम, उसमें डायग्राम में देखो कि हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन किस में हो रही है, किसके लिए रिक्वायर है, मतलब सबसे नीचे सबसे ऊपर कब तक जा रहा है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार, या सिग्मा से सिग्मा स्टार। ये याद कर लो बेटा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि अगर ये आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन किसके लिए रिक्वायर है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है, बस ये याद कर ले आंसर। नेक्स्ट, डैश इज एसेंशियल फॉर इम्यून सिस्टम, रिपीट हो गया, जिंक। द टाइप ऑफ ईडीटीए, ईडीटीए कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेट है, सब आंसर सही नहीं है, हेक्साडेंटेट है, देख के बता रहे बाइडेंट, सब सही है तो ये थोड़ी ना सही होगा, हेक्साडेंटेट है ना, इथाइल डायमाइन टेट्राएसीटेट, ये तो पढ़ा हुआ, एक्सप्लेन करके एप्टीट्यूड में ही पढ़ा हुआ। इन ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड गिव्स व्हाट, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बोलो, सिंपल सी बात है ना, अल्कोहल की जब प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन, एनईडी के लिए भी और इसके लिए भी, इंटर के लिए भी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड चीनी होता है ना, ओलिगोसैकेराइड, सैकरोज, माल्टोज, लैक्टोज, कोई है ऑप्शन में, क्या है, माल्टोज है, यही 3 एग्जाम्पल पढ़े थे ना, सैकरोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट की टाइप पढ़ी है, उसके अंदर आता है ये। तो ओलिगोसैकेराइड क्या है, एनईडी में नहीं आएगा बट सेकेंडरी में आएगा आपकी ये। तो ये हमारा हो गया माल्टोज। डैश इज द हाईली पैरामैग्नेटिक आइन, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, इसको डायरेक्ट याद कर लो बेटा, Fe+, जिस कॉलेज में आ रहा है यही आंसर लग रहा है, Fe+3। अब निकाल कर मैं नहीं शो कर रहा इसको, ठीक है, वरना अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं इसके अंदर अगर हम निकालेंगे तो, और जितना ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं उतना ज़्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है किसी भी आइन के अंदर। नेक्स्ट, डैश इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, सबसे ज़्यादा क्या होता है सुई गैस में, मीथेन है, वो क्या हो गया, मैं भी यही लगा रहा हूँ, मीथेन, मीथेन है, ठीक है, इथेन कब से ज़्यादा होगी, तो 5% होता है।
ज़्यादा तो ये होता है ना, पता नहीं किसने पेपर सॉल्व किया। नेक्स्ट है, अब जिसने किया है, जिसने भेजा माजरत उसके साथ, लेकिन गलत लगा हुआ है, ठीक है, क्या पता वो लेक्चर देख रहा हो। नेक्स्ट है कैथोड इन कास्टिक एनलेट सेल इज डैश। कैथोड क्या होता है? बिल्कुल मरकरी, मूविंग मरकरी होता है ना, सही है, मूव कर रहा होता है पाइप के अंदर। क्लियर है? सब देखो अब रिपीट हो रहे हैं एमसीक्यू सारे, कि चूँकि इंटर में तो सेलेक्टेड एमसीक्यूज ही आते हैं गिनती के, ज़्यादा तो आते नहीं। तो मसला यहाँ तक। अच्छा, ये पेपर थोड़ा मुश्किल है, मतलब जो मैंने अब तक सॉल्व किया है ना, जो सबसे मुश्किल पेपर जो मुझे लगा, तो वो मुझे यही लगा, ये भी प्राइवेट कॉलेज का ही है, मेरिटोरियस एजुकेशन सिस्टम। मेरिटोरियस कोचिंग भी है, कॉलेज भी है, नाम सुना होगा आपने, बहादुराबाद में तारिक रोड पर। तो इनका कॉलेज भी है, तो कॉलेज का जो पेपर है ना, ये मुझे थोड़ा टफ लगा। टफ लगा सब मज़ेदार, बाकी तो डायरेक्ट बुक के एमसीक्यूज आए हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा मज़ा भी आएगा। तो पहले एमसीक्यूज में तुम लोग डर जाओगे, भी क्या लेगा भाई, देखते इसमें बताओ कि आंसर तो मज़ा आएगा ना। एन एलिमेंट एम इज प्लेस्ड इन 4th पीरियड एंड ग्रुप 5B ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट्स बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी डैश। कह रहे हैं एलिमेंट है एम, जो चौथे पीरियड में है और ग्रुप 5B में है पीरियोडिक टेबल में, इसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन क्या होगी? देखो 5B में अगर है ये, तो NS2 और N-1D क्या हो गया? 5B है ना, D क्या हो गया? D3 हो गया। ऐसा ही है, ये 5B की जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और ये आपको लाजमी याद रखनी है सेकेंडरी के लिए तमाम ग्रुप की। अब 5B के अंदर पीरियड हमारे पास 3rd पीरियड भी होता है, सॉरी 4th पीरियड भी होता है, 5th भी होता है और 6th भी होता है। अब 4th पीरियड के लिए क्या हो जाता है? 4S2 3D3, 5th पीरियड के लिए 5S2 4D3, और 6th पीरियड के लिए 6S2 5D3। कह रहे हैं जो एलिमेंट M है, एक है, कोई भी एलिमेंट है M को एलिमेंट नहीं है, एक जर्नल नेम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वो चौथे पीरियड में है और ग्रुप 5 में है, उसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन क्या होगी? 4S2 3D3। कौन सा ऑप्शन है? ये भी गलत लगाया हुआ, देखो धोखा दे रही है हमें, ठीक है। तो इसको देखना नहीं, आंसर करेक्ट कुछ और है। तो ये, लेकिन अभी तो ये एमसीक्यू इतने आसान नहीं लग रहे, इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ा हमें, पता लगा कैसे किया मैंने उसको। सेकंड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल बाय स्पेशल केमिकल प्रोसेस। बताओ उसमें से क्या एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल से बनता है स्पेशल केमिकल प्रोसेस के ज़रिए? नेचुरल गैस, कोल टार, पेट्रोलियम, बायोडीजल। ये क्या है? कोल टार तो उससे निकलता है, हमारा बेंजीन से निकलता है। बेंजीन की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे कोल टार आता है, मतलब बेंजीन की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से। तो कोल टार तो नहीं हो सकता। ये क्या चीज़ है? पेट्रोलियम मिलता है, बनता है जानवरों के मरने से, लेकिन वेज, हाँ एनिमल फैट, लेकिन वेजिटेबल ऑयल तो नहीं होता उसके अंदर, एटलीस्ट वो तो जानवर ही होता है, फॉसिल फ्यूल कहलाता है ना वो। बायोडीजल है ही नहीं बुक में। यस, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में तो वहीं से निकलता है जैसा पेट्रोलियम निकलता है। तो जिससे प्रोसेस से पेट्रोलियम बनता है उसी प्रोसेस से नेचुरल गैस बनता है। डीजल भी पेट्रोलियम से निकलते नहीं है, बायोडीजल है कुछ। देखो ये डी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि बाकी सब गलत आ रहा है, बट ये मेरे बुक में नहीं है। पढ़ा है बायोडीजल कहीं? कहाँ से लाए हो? कहाँ से? चलो, लेकिन ये तभी कह रहा हूँ ना, बहुत टफ एमसीक्यू है, मतलब बहुत ही आउट है। ये बनाते हैं ऐसा, और एक आगा खान वाले बनाते हैं, ये दोनों प्राइवेट कॉलेज हैं, बहुत टफ एमसीक्यूज बनाते हैं। गवर्नमेंट वाले सारे मासूम होते हैं, डायरेक्ट बुक का छाप देते हैं। ओके, डायग्नोस्टिक नेम ऑफ नियोब्यूटाइल आयोडाइड इज डैश। सारे न्यू एमसीक्यूज आ रहे हैं। नियोब्यूटाइल आयोडाइड का यूपीएससी नेम। नियोब्यूटाइल आयोडाइड पता है किसे कहेंगे? नियो का मतलब सेकंड लास्ट से दो बाहर, आयोडीन लिया,
नियोब्यूटाइल आयोडाइड बन सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये नियोब्यूटाइल आयोडाइड है? ये तो टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड है। नियो कब होता है? जब सेकंड लास्ट से 2 बाहर हो। नियोब्यूटाइल तो होते ही नहीं, नियोपेंटाइल होता है। तो इसका कुछ भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस। जिन्होंने स्ट्रक्चर का नाम लिखने में गलती की है, नियोब्यूटाइल को कंपाउंड ही नहीं। हर सवाल में कुछ ना कुछ तुरुप चाल है इसमें। देखते हैं निकला। When aldehyde and ketone treated with hydrazine and KOH, it is called as, ये तो चलो पता है, वोल्फ किस्टा रिडक्शन। ये भी गलत लगा है, बेचारा मासूम बच्चा। कुछ भी सब गलत लगा। Which one has red violet flame? रेड वॉयलेट फ्लेम किसका होता है? अब आप लोग सर ए तो होगा नहीं सर, ये गलत लगाया भाई, ए तो होना ही नहीं। किसका होता है पता नहीं, देखते हैं, मुझे खुद याद नहीं है। रेड वॉयलेट किसका होता है? रेड वॉयलेट किसका? रेड वॉयलेट रुबीडियम का है ना। तो ये याद कर लेना इस लिस्ट को। स्ट्रक्चर इट इज कॉमनली नोन एज, अच्छा ये कंपाउंड बना हुआ है, बेंजीन है, COOH है और इधर पर OH है। कॉमनली ये कंपाउंड क्या है? हाँ, एलिमिनेशन कर लोगे तो शायद पता लग जाएगा। क्या ये पायरोगेनोल है? क्या ये एसिटोफिनोन है? और नॉन ऑफ दीज भी तो हो सकता है। फंस जाएंगे एलिमिनेशन में। नहीं, नॉन ऑफ दीज नहीं, लेकिन ये हमारा क्या है? सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड से क्या बनता है? एस्पिरिन बनता है। वेल डन। और एस्पिरिन हमारा पेन रिलीवर होता है ना, पेन किलर, डिस्प्रिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिगेंड? इनमें से कौन सा लिगेंड नहीं है? देखो लिगेंड कौन होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। लिगेंड वो नहीं होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। NH4+1, बिल्कुल सही। चूंकि हमने पढ़ा था कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता लिगेंड में। ठीक है, तो पहला सही हो गया इसका, 1 नंबर आ गया इसका। चलो मुबारक हो, 1 नंबर आ गया इसका। अगला देखते हैं। तुम लोग बेटा ऐसा ही हो ज़्यादातर, ये हंसो मत ज़्यादा, तुमको भी देंगे तुम ये हाल करोगे। अब इतना ड्रीम नहीं भाई, ये नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो उसको। जो भी है यार, ख़त्म करो। ना इतना आँख में दर्द नहीं करता, छोड़ो, दूसरा पेपर करते हैं। ऐसे सर में दर्द कर रही है। देखो ये कौन सा है? PCHS एजुकेशन फाउंडेशन। अच्छा, एक तो PCHS हमारे पास एक गर्ल्स कॉलेज और एक PCHS बॉयज़ कॉलेज है, उसको PCHS फाउंडेशन कहते हैं, सुना होगा आपने। तो ये बॉयज़ कॉलेज का पेपर है PCHS, गर्ल्स का अलग पेपर है, वो तो मैंने सॉल्व कराया है। तो ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, थोड़ा भी दिख भी रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कौन बनाया? क्या 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन बताएगा? नहीं, ये तो पोजिशन आइसोमर है। इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, यस ये बताएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। ऑल ऑफ दिस नहीं है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। बेंजीन बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ व्हाट? ये पढ़ने वाला बच्चा, सही ऑप्शन है। तीसरा, द कैनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, कौन सा ऑर्डर होता है बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन? अभी इस तारीफ किया और अभी गलत कर दिया ये। बाय मॉलिक्यूलर क्या मतलब है? फर्स्ट ऑर्डर, दिमाग खराब हो गया है। बाय मॉलिक्यूलर क्या हो गया? अरे यार बाय मॉलिक्यूलर E2 हुआ ना, E2 का फर्स्ट ऑर्डर कहाँ से हो गया? सेकंड ऑर्डर होगा ना, यूनिमॉलिक्यूलर का फर्स्ट ऑर्डर होगा। नहीं समझ में आ रही बात? लुकास रिएजेंट इज द मिक्सचर, लाजमी आएगा सी ऑप्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी एमलगम। क्लियर है? गवर्नमेंट कॉलेज के बड़े आसान होते हैं, टेंशन ही नहीं। क्या लेगा? फॉर्मिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन, ये गलत लग गया, कोई बात नहीं, तुम सही बता दो। क्या है? स्ट्रिंग के स्टिंग, स्टिंग ब्रीथ स्टिंग, स्टिंग मतलब डंक। सातवां, एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हेमोग्लोबिन, बिल्कुल सही मुशर्रफ, वेल हेमोग्लोबिन हो गया। और अगर टर्शरी स्ट्रक्चर कहेगा ना टर्शरी, तो उसका लगाना है आपको मायोग्लोबिन। बस ये 2 याद रख लो, टर्शरी का मायोग्लोबिन है और क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें मल्टीपल अलग अलग तरह के प्रोटीन्स अटैच होते हैं, तो वो हमारा हेमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल में। ड्रग्स दैट लोअर द बॉडी टेम्परेचर, एंटीपायरेटिक। एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकलाइट, बिल्कुल सही, जो रिवर्स नहीं होता, इरिवर्सिबल है।
द रीजन ऑफ स्फीयर विच एक्सटेंड फ्रॉम 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, दूसरा वाला है ना, कौन सा है, स्ट्रेटोस्फीयर। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमिन फंक्शनल ग्रुप। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A, ग्रुप 5A की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वैसे -3 तो होती ही है, -3 के अलावा भी कुछ होती है। देखो ये तो होगा नहीं हमारा, -3 तो होता है ना 5 ग्रुप का, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, -3 +3 +5 +1 -3 +3, ये नहीं। अब या तो B या तो C होगा, पढ़ा है ये, बिल्कुल सही। तुक्का मार रहे हो, होता है, ये तीनों ही होती है, ठीक है। ये पढ़ा होगा ना, चैप्टर 1 में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस ब्लॉक एलिमेंट, बच्चों वाला सवाल है, बताओ एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा इसमें से है? ओह सॉरी, सुपर ऑक्साइड कौन बनाएगा, तो पोटेशियम बनाता है, रिपीट हो गया। 14 है, इन द इक्विलिब्रियम ऑफ डाइक्रोमेट क्रोमेटाइन, द कलर ऑफ क्रोमेटाइन, क्रोमेट का कलर क्या बताया था अभी, येलो, बिल्कुल सही। डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड, ये 3 है, ये C2O4 है, 6 हो जाएगा चूंकि ऑक्सलेट आइन है, बाइडेंटेट है, बिल्कुल सही। कहाँ गया 6? C ऑप्शन है, मुझे खुद ही नहीं दिख रहा, 6 ओके। द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग रिफॉर्मिंग। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर आर पॉसिबल इन, जो भी कंपाउंड है, आइसोमर सिर्फ 2 ही होते हैं ऑप्टिकल, एक D वाला और एक L वाला, सही है। 17 MCQs क्लियर है PCHS फाउंडेशन के, मुश्किल है, कर लोगे ना, कम से कम MCQs में नंबर ले आना भाई, कुछ तो नंबर आ जाए सेकेंड ईयर में। लॉन्ग शॉट का तो पता नहीं, MCQ तो सही कर लो, करना है ना भाई सही। ये कौन सा शहीद मिल्लत, लियाकत अली खान, ये गर्ल्स कॉलेज है शायद कोई, शहीद मिल्लत डिग्री कॉलेज अजीज़ाबाद कराची। बस ये 5:30, चलो देखते हैं, चलो बता दोगे या मैं थक गया, तुम लोग खुद बता देना, ठीक है। पहले का बताओ, ऑल ऑफ पेट्रोल रिफर्स टू, पक्का, बिल्कुल सही, डन। द केमिकल कॉमनली यूज इन फायर वर्क, पोटेशियम नाइट्रेट, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सी। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन, सेम रिपीट हो गया, सेम पीछे तो गया ये 6। फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन अ नाइट्रोजन एटम, अमाइड, बिल्कुल, क्या बात है, सही स्पीड पकड़े वो। IUPAC नेम्स ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का IUPAC, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का IUPAC, यही होता है ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। 2 प्रोपानॉल, बिल्कुल सही, 1 2 3 तो 2 प्रोपानॉल हो गया। ओजोनाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूसेस, ओजोनाइड का जिंक डस्ट रिएक्शन करते क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। पहले ओजोनाइड तो खुद एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, जिंक से रिएक्शन करते हैं, जिंक ऑक्साइड बनता है और फॉर्मल्डिहाइड बनता है, और एक ट्राई ओजोनाइड होता है, वो अलग होता है, ये रिएक्शन से आया है। 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जस्टिफाइज द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी बताओ, 2 रेडिकल R2CHX, यही होगा सेकेंडरी, क्लियर है, 2 रेडिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, इनमें से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी, ये बताओ, बहुत मजेदार सवाल है, बस ये बताना है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इन चारों में से। इथाइल क्लोराइड, सही बात है, बिल्कुल सही, C2H5Cl, चूंकि इसमें कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं, बाकी इन सब में आपको मिल जाएगा, OH मिल जाएगा ना, इसमें भी OH, इसमें भी OH, इसमें भी OH, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते वाटर के साथ, चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्लियर है। पता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे पहचानते हैं, जब हाइड्रोजन FON में से किसी एक के साथ कनेक्टेड होता है तो। नेक्स्ट देखो, द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन, पक्का बता दो, सही कह रहे हो, पक्की बात है, नहीं, हाँ बस सही है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड में से किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है,
यस बिल्कुल, इथाइल अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड से तो वीक ही है ना भाई, पता है ये बात सबको। एसिडिक वाटर बताया था ना मैंने आपको कि मिनरल एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद होता है फिनॉल, उसके बाद फिर आता है हमारे पास अल्कोहल, फिर आता है हमारे पास अल्काइन, मतलब टर्मिनल अल्काइंस। ऐसे ही होता है एसिडिटी ऑर्डर। द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन। क्या बनता है? ये क्या हो गया, खामोश क्यों? क्या बनेगा बोलो? एस्टर कौन से चारों में से? भाई एसिटिक एसिड ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन किससे कर रहे हैं? अल्कोहल से, इथाइल एसीटेट बनेगा। रिएक्शन करके दिखाऊं क्या? अब बोरियत लगती नहीं कर रहा, बच्चों वाला सवाल है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। नेल पॉलिश रिमूवर, बिल्कुल एसीटोन, गुड। द पीएच ऑफ एसिड रेन चला गया पीछे, बिलो 5। द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? स्ट्रेटोस्फीयर। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन अकर्स इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन एनएमआर, ये आ गया नया सवाल, ये एनएमआर का एक एमसीक्यूज आ गया, ये बुक का एमसीक्यूज है, डायरेक्ट रट्टा मार ले रहा। यस, इसका आंसर वैसे सही है 4 to 5। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब की जाती है तो C2H5OH का जो OH होता है ना, मतलब इस तरह से वो बनता है, मतलब ग्राफ बन रहा होता है ना, ग्राफ बन रहा होता है, तो उसमें 1 2 3 4 5 लिखा होता है। तो 4 to 5 ppm पर आपको OH का ग्राफ आपको ऑब्टेन होता है। ये आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे लेक्चर देखने पड़ेंगे, पर जरूरत कोई नहीं है, मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ाओ, रिपीट करो बस। इस तरह के लेक्चर देख के रट दो एमसीक्यूज़ को, लेक्चर देखने का टाइम अब नहीं है, अब गया, ठीक है। अब सिर्फ याद कर लो कि इसका 4 to 5 ppm। जब मैं बनाता हूँ तो उसमें व्यूज़ ही नहीं आते, और इसमें धड़ाधड़ व्यूज़ आएंगे। डायरेक्ट एमसीक्यूज़ कौन सॉल्व करते हैं बेटा? आप लेक्चर देखो, एमसीक्यूज़ खुद सॉल्व करो। निर्धार एक एमसीक्यूज़ का आंसर देखेंगे सर, रट्टा मार लेंगे सर, याद कर लेंगे हम। फिर इडियट्स का चतुर होता है ना, तो वो बनेंगे सर, याद कर लेंगे हम, मसला नहीं है। गलत है ये, एंड में पता है फिर क्या होता है। ठीक है, चलो, ये कौन सा पेपर है? मलिर कैंट, फौजी छावनी, ठीक है। तो कॉलेज है मलिर कैंट डिग्री कॉलेज। अब आखिरी पेपर सॉल्व करते हैं बस, थक जाऊंगा उसके बाद, तो फिर हिम्मत तो रहेगी नहीं सॉल्व करने की। ठीक है भाई, इसके देख लेते हैं क्या एमसीक्यूज आए हैं। लास्ट पेपर कर लेते हैं, टाइम भी शायद हो जाएगा हमारा, 5:37 हो रहे हैं, लास्ट पेपर करते हैं। द डायगोनल मेंबर ऑफ बेरिलियम, देख पढ़ने वाला बच्चा क्या ये? हाँ सही लगा मैं, पहले मेरा होगा, ठीक है। दूसरा, दिस मेटल इज यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल जॉइंट्स। हाँ टाइटेनियम, सही है। उसके बाद आग बंद करके लगा दे रहे हैं, टाइटेनियम जॉइंट्स बनाते हैं ना, आर्टिफिशियल बोन वगैरह। द टाइप ऑफ कोल दैट इज हार्ड एंड हाई रैंक्ड, एंथ्रेसाइट। क्या बात है, टॉपर है ये। अगला देखो, द फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन्स नाइट्रोजन, हमाइड में लगाया हुआ है, सही है भाई। पेपर आउट करवा लेते इसमें, 15 मिनट पहले आ गया था इसके पास। द कंपाउंड कंटेन्स, ऐसा भी हो सकता है घर पे लाके लगाया हो, जरूरी नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं होती वैसे। द कंपाउंड कंटेन असाइल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा ये थोड़ा मसला है, इसमें बच्चों ने बड़ी बहस की मुझसे, ये सवाल में थोड़ा सा इशू है, उसको जरा एक्सप्लेन कर दूं मैं। बुक का ही सवाल है शायद ये, असाइल फंक्शनल ग्रुप, ACYL। अब बेटा असाइल फंक्शनल ग्रुप पता है क्या होता है? RC⋯O, ये जो ग्रुप होता है ना, ये असाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं असाइल फंक्शनल ग्रुप, असाइल ग्रुप कहलाता है। ये बहुत सारे कंपाउंड में होता है असाइल। ये आपको एल्डिहाइड में मिलेगा, ये आपको कीटोन में मिलेगा, ये आपको अमाइड में मिलेगा, एसिड हैलाइड में मिलेगा, एस्टर में मिलेगा, सब में मिलता है ये आपको तमाम कंपाउंड में मिलेगा। असाइल ग्रुप, इस ग्रुप को कहते हैं असाइल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें भी असाइल ग्रुप, एस्टर है ना ये, ठीक है ना। ये देखो पूरा बना देता हूँ, ये लो, मिला असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप है, इसमें भी असाइल ग्रुप है, इसमें भी असाइल ग्रुप है, इसमें भी असाइल ग्रुप है। आंसर ये लगा होता है बुक में, लेकिन असाइल ग्रुप तो सब में। असाइलेशन क्यों नहीं,
अब असाइलेशन क्यों कह रहे हैं उसको हम, क्योंकि बेंजीन में क्या जाकर अटैच हो रहा है, तो ही बोले ना असाइलेशन। इस हैलोजन का तो कोई काम नहीं है इसके अंदर असाइल ग्रुप में। यार ये बुक के एमसीक्यूज है ये, लेकिन ये सारे गलत ऑप्शन है इसमें, मतलब ये ऑल ऑफ दीज हो गए इसमें, इन सब में असाइल ग्रुप है। असाइल ग्रुप ये होता है कॉन्सेप्चुअली, ये जो होता है ना ये सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है, और यहाँ आर आ जाए ये असाइल ग्रुप है। हाँ की में डी ही है, की क्लास से डी ऑप्शन, लेकिन देना नहीं चाहिए बोर्ड वालों को, गलत सवाल है। सही, तुम सही लगा, सही सवाल है। छठा है द कंपाउंड फाउंड इन पाइनएप्पल विच कंट्रीब्यूट्स स्पेसिफिक एरोमा एंड फ्लेवर। पाइनएप्पल में कौन सा एस्टर होता है? एस्टर ही होता है। कौन सा होता है? पाइनएप्पल में, अनानास के अंदर कौन सा एस्टर होता है, मिठास देता है जो उसको? नहीं पता, इथाइल ब्यूटानोएट होता है, याद रख लेना। इथाइल ब्यूटानोएट होता है पाइनएप्पल के अंदर, मतलब अनानास की जो मिठास देता है। एस्टर होता है ना, इस एस्टर की वजह से फलों में मिठास आती है, जो भी मिठास आ रही है एस्टर की वजह से आ रही है। 7th MCQ देखो, अ बेंजीन डेरिवेटिव कंटेन्स OH ग्रुप एट 1 and 4 पोजीशन। ये तो आसान है, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर क्या होगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसे बेंजीन है फर्स्ट पर और फोर्थ पर, क्या कंपाउंड है ये? हाइड्रोक्विनोन है ये, बिल्कुल सही। ओलेफिन का क्या मतलब होता है? ऑयल फॉर्मिंग, बिल्कुल सही। ओलेफिन किसको कहा जाता है, किसको बोला जाता है, किन कंपाउंड्स को ओलेफिन बोला जाता है? अल्कीन्स को बोला जाता है ओलेफिन। ऑयल फॉर्म होता है ना, इसके डबल बॉन्ड आता है ऑयल में। 9th है दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सही, बिल्कुल सही। बॉन्ड विदाउट सूट साइक्लिक स्ट्रक्चर शोज एडिशन, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। TNT इज यूज्ड एज एक्सप्लोजिव, बिल्कुल सही। 11th ओजोनाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूसेस व्हाट? सोचो। 11 का क्या है? ओजोनाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड, सही है। दिस टाइप ऑफ ड्रग लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर, एंटीबायोटिक, सही है। ग्लाइकोजन इज अ डैश, पॉलीसेकेराइड होता है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लिवर में, है ना। दिस इज सुटेबल केमिकल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन। एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट करेंगे, यस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो वाइट सॉलिड बनाएगा इथाइन, और जबकि इथीन नहीं बनाएगा, वाइट सॉलिड, सही है। 14 बस 3 MCQs और कर लेते हैं। अल्काइल अमाइन व्हेन ही रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये तो बड़ा मुश्किल रिएक्शन होता है, पता है क्या बनता है? ये डायजोनियम सॉल्ट बनता है नाइट्रस एसिड से जब रिएक्शन होता है, याद है, बहुत बड़ा रिएक्शन होता है इसका, तो डायजोनियम सॉल्ट बनता है ये। जब ये नाइट्रस एसिड आ जाए ना तो उसका आंसर डायजोनियम सॉल्ट लगा देना। 16th है इन ऑटोमोबाइल कैटालाइटिक, तो पता है ना, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। दिस सॉल्वेंट इज यूज इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। NMR जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तो वहाँ पर हम सॉल्वेंट में हैवी वाटर को यूज़ कर रहे होते हैं, और भी यूज़ कर सकते हैं, D2O भी यूज़ कर सकते हैं। D2O हमारे पास होता है हैवी वाटर। तो जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी चैप्टर 13 के MCQs है ये, तो उसमें सॉल्वेंट के तौर पे याद रखना है D2O या हैवी वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, रेफरेंस के तौर पे तो वो होता है ना, TMS होता है, ट्राईमिथाइल साइलेन होता है ना, ये तो रेफरेंस के लिए सॉल्वेंट या तो यूज़ करते हैं D2O या DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, वो भी यूज़ कर सकते हैं।